नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत से पहले आपको मुजफ्फरनगर लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। आप सोचो, क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण ये सपा बसपा और कांग्रेस के लोग करा पाते क्या? आप में से कितने लोग अयोध्या गए दर्शन करने के लिए? पूरा मुजफ्फरनगर ही जा चुका है। आप मुझे बताइए, अब तो नई अयोध्या के दर्शन हो रहे हैं ना? अब तो अयोध्या अच्छी लग रही है ना? आप सोचो, पिछले 2 महीने के अंदर अयोध्या में 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किया है, और देश के अंदर से अलग अलग क्षेत्रों से, यानी इतने बड़े पैमाने पे लोग आ रहे हैं और सुगमता से दर्शन हो रहे हैं। सड़कें वहां चौड़ी हो गई, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया, रामलला विराजमान हो गए। नहीं तो सब सपना था। आपके पूर्वजों ने इस धरोहर को बचाए रखने के लिए अपने संबोधन के साथ ही राम राम जोड़ दिया। यहां मैं देखता हूं पश्चिम में कोई किसान मिलता है, कोई परिवार आपस में मिलते हैं, संबोधन में क्या बोलते हैं? राम राम बोलते हैं, जिससे हम अपनी इस लड़ाई को अनंत काल तक आगे बढ़ा सकें। और आज रामलला स्वयं अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं। क्या ये संभव था? क्या ये पिछली सरकारें कर पाती? क्या उन्होंने कर्फ्यू दिया, उन्होंने अराजकता दी, उन्होंने आस्था के साथ खिलवाड़ किया, उन्होंने बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगवाई। लेकिन आज एक नए माहौल में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें मोदी जी को तीसरा कार्यकाल देना है, क्योंकि मोदी जी भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में काम कर रहे हैं। अगले 3 वर्ष के अंदर भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है, तो मोदी जी को तीसरा कार्यकाल देना होगा। और मोदी जी को तीसरा कार्यकाल देना है तो हमारे प्रबुद्ध जनों को, जो नेतृत्व वर्ग है अपने अपने तबके का, उन्हें अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा। जिम्मेदारी का निर्वहन इस रूप में कि नहीं, मेरी भी जिम्मेदारी है। पहले वोट करने के लिए जाना है। आपका तो पहले चरण में चुनाव है, तो आप लोग तो 19 अप्रैल को चुनाव में आपको भाग लेना है। गर्मी हो या बरसात, आंधी हो या तूफान, हमें इसकी परवाह नहीं करना है। अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करना है और मोदी जी को फिर से तीसरी बार कार्यकाल देने के लिए, भारत को दुनिया की महाशक्ति बनाने के लिए, भारत को ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करने के लिए हम भी अपने राष्ट्रीय दायित्वों का निर्वहन करेंगे। और इसके लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल, और मोदी जी को तीसरा कार्यकाल तब मिलेगा जब डॉक्टर संजीव बालियान जी यहां से भारी मतों से चुनाव विजयी बना करके जाओगे। और आप चिंता मत करिए, मोदी जी का संकल्प है, मोदी जी का संकल्प है विकसित भारत। विकसित भारत के लिए उत्तर प्रदेश विकसित होगा, और उत्तर प्रदेश को अगर विकसित करना है तो मुजफ्फरनगर तो विकसित होगा ही होगा। उसकी चिंता नहीं करनी है। विकास और सुरक्षा ये सब हमारी जिम्मेदारी है। आपके जनप्रतिनिधिगण, 2 तो मंत्री आपके जिले से हैं वर्तमान में, तो ये मंत्री हैं, हमारे विधायकगण हैं, हमारे अन्य पदाधिकारी हैं, सांसद हैं, अन्य। मैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, मुजफ्फरनगर वो पहुंचे हुए हैं, जनसभा को यहां संबोधित वो कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। हरीश साल्वे समेत देश भर के 600 से ज्यादा वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर न्यायपालिका पर सवाल उठाने को लेकर चिंता जाहिर की है। पत्र में ही उन्होंने लिखा, न्यायपालिका की अखंडता को कमजोर करने के लिए एक ग्रुप काम कर रहा है। वकीलों के मुताबिक यह ग्रुप न्यायिक फैसलों को प्रभावित करने के लिए दबाव की रणनीति अपना रहा है।
खासकर राजनीतिक हस्तियों और भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े मामलों में उनका तर्क है कि ये कार्रवाइयां लोकतांत्रिक ढांचे और न्यायिक प्रक्रियाओं में रखे गए भरोसे के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करती हैं। इनका उद्देश्य वर्तमान कार्यवाही को बदनाम करना और अदालतों में जनता के विश्वास को कम करना है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के रामलीला मैदान में 31 मार्च को महारैली करने जा रही है। वहीं रैली को लेकर आम आदमी पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महारैली में लोगों को आमंत्रित करने के लिए पर्चे बांटे, साथ ही ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों से रामलीला मैदान में पहुंचने की अपील भी की। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। प्रांतीय कमेटी के प्रस्ताव पर हाईकमान ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची को अंतिम रूप दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई वरिष्ठ नेता चुनावी जनसभा संबोधित करेंगे। उत्तराखंड से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। उधम सिंह नगर के गुरुद्वारे में बाइक पर आए हमलावर ने नानकमता बाबा तरसेम सिंह की गोली बरसाकर हत्या कर दी, जिससे इलाके में सनसनी फैली हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने हमलावरों की तलाश अब शुरू की है। वहीं डीआईजी योगेंद्र रावत ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। कार सेवा डेरा प्रमुख नानकमता बाबा तरसेम सिंह को मोटरसाइकिल से आए अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी। गंभीर रूप से घायल तरसेम सिंह को इलाज के लिए खटीमा के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। अस्पताल में तरसेम सिंह को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ भी जमा हो गई। उनके पास करीब 7 बजे के लगभग सूचना आई थी कि आज उससे करीब आधा पौन घंटा पहले लगभग 6:15 साढ़े 6 बजे के बीच में नानकमत्ता गुरुद्वारे में 2 नकाबपोश हमलावर घुसे और इन्होंने जो वहाँ डेरे के पुराने प्रमुख जी रह रहे थे बाबा तरसेम सिंह जी, उन पे गोलियां चलाई और उनको घायल अवस्था में खटीमा में अस्पताल में ले गए थे। पर अभी तक जो मुझे जानकारी मिली है थोड़ी देर पहले कि संभवतः वो उनकी मृत्यु हो चुकी है। वरुण गांधी ने पीलीभीत की जनता के लिए एक पत्र लिखा। अपने पत्र में वरुण ने लिखा है कि पीलीभीत वासियों को मेरा प्रणाम। आम आदमी की आवाज उठाने के लिए राजनीति में आया। आज आपसे यह आशीर्वाद मांगता हूं कि सदैव यह काम करता रहूं, भले ही उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। अब खबर यूपी के नोएडा से, जहां एक प्रेमी द्वारा प्रेमिका की हत्या का मामला सामने आया है। मामले में 23 वर्षीय निशा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रेमिका की हत्या के बाद युवक ने आत्महत्या करने की भी कोशिश की, जिसके बाद युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का मुआयना कर मामले की जांच अब शुरू की है। बता दें कि यह पूरा मामला थाना सेक्टर 63 क्षेत्र के छिजारसी का है। खबर यूपी के अलीगढ़ से, जहां कुछ ताऊ के लड़कों ने घर पर कब्जा कर लिया। बता दें कि जब चचेरा भाई मोहित दिल्ली से अपने घर लौटा तो ताऊ के लड़कों ने चाकुओं से उस पर हमला किया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल मोहित को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया। साथ ही पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मेरे ताऊ के लड़के हैं 2, उन्होंने सर घर के पीछे मेरे चक्कू मारे हैं सर दोनों ने। घर के पीछे क्या मतलब? सर मैं दिल्ली रहता हूँ शुरू से, मेरे जो दादाजी थे वो खत्म हो गए सर। ये घर में घुसने नहीं देते, इन्होंने चक्कू मारे हैं सर मेरे पेट में 2 और सर एक बार पहले जान से मारने की कोशिश करी है सर। इन्होंने पेट में 2 चक्कू मारे और सर ये उंगली तोड़ी है और सर इन्होंने सर में गुम चोट मारी है काफी सर, गला दबा दिया है सर इन्होंने। मुरादाबाद लोकसभा सीट पर सपा की तरफ से टिकट बंटवारे को लेकर हुए बवाल पर अब विराम लग गया है। बता दें कि कल सपा सांसद एसटी हसन ने नामांकन दाखिल किया, इसके बाद आज कैंसिलेशन फॉर्म भी भर दिया। इसके साथ ही रुचि वीरा ने एसटी हसन की जगह पर नामांकन दाखिल कर दिया है, जिसे लेकर मुरादाबाद जिला अधिकारी मानवेंद्र सिंह ने बताया कि एसटी हसन की तरफ से कैंसिलेशन फॉर्म जो है वो प्राप्त हुआ है और रुचि वीरा की तरफ से नामांकन दाखिल किया गया है। उन्होंने आगे क्या कुछ बताया, सुनिए। हसन जी के द्वारा पहले नामांकन किया गया था और फॉर्म ए भी जमा किया गया था।
लेकिन आज रुचि वीरा जी के द्वारा नामांकन किया गया। उसमें उन्होंने फॉर्म ए भी जमा किया, जिसमें एस.टी. हसन के जो पहले फॉर्म ए भी जमा किया तो उसको निरस्त करते हुए हमारे पास फॉर्म ए भी आया। सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ आगजनी मामले में कोर्ट ने इरफान सोलंकी समेत सभी आरोपियों को कोर्ट में तलब किया है। इरफान के छोटे भाई रिजवान सोलंकी कोर्ट पहुंच गए। मामले में आज कानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट फैसला सुना सकता है। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के अफसरों के मुताबिक फैसले को देखते हुए कानपुर कोर्ट को छावनी में तब्दील किया गया है। अलीगढ़ लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज पहला दिन है। बता दें कि आज से 4 अप्रैल तक नामांकन प्रक्रिया होगी। वहीं लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को अलीगढ़ में मतदान होंगे। जानकारी के मुताबिक ऑनलाइन नामांकन का प्रिंट आउट निकलवाकर हार्ड कॉपी जमा करने की व्यवस्था की गई है। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। वहीं हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पद से इस्तीफा देकर करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया। उन्होंने कहा, पार्टी की पीएसी की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि जेजेपी सभी 10 लोकसभा सीटों पर मजबूती के साथ उतरेगी और उन सीटों को जीतने की कोशिश भी करेगी। मजबूती से उन सीटों को जीतने का निकाल करें। प्राथमिक तौर के जो स्क्रीनिंग है उस पर चर्चा हुई है और जल्द जो संभावित उम्मीदवार हैं उनके नामों की पार्टी घोषणा भी करने का काम करेगी। मेरा ये मानना है कि जिस तरह के प्रदेश के हालात, प्रदेश की परिस्थिति को देखते हुए लोग बढ़ चढ़कर वोट भी डालेंगे और पार्टी के कार्यकर्ता जो भी जिम्मेवारी लेकर मैदान में। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में 26 मार्च को हुए आत्मघाती हमले में 5 चीनी नागरिक मारे गए थे। बता दें कि खैबर पख्तूनवा के शांगला जिले के बेशम इलाके में चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया। वहीं पुलिस का कहना है कि आत्मघाती हमलावरों ने विस्फोटकों से भरी कार चीनी नागरिकों के काफिले में घुसा दी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। आगे बढ़ते हैं, आपको हरियाणा लिए चलते हैं, जहां कार्यालय शुभारंभ और सदस्यता ग्रहण समारोह जारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में शिरकत की है। हिसार वो पहुंचे हैं। मनोहर लाल जी का, नायब सिंह जी सैनी का और पूरी भारतीय जनता पार्टी का खड़े होकर तालियां बजा के स्वागत करें। पूरी भीड़ खड़ी हो जाए। बहुत अच्छा लगा। खड़े रहेंगे, बैठेंगे नहीं, जरा दोबारा खड़े हो जाए, कोई नारे लगाएंगे, पता लगे कि कोई पार्टी ज्वाइन हुई है। पहला नारा लगाए, 1 मिनट। पहला नारा लगाए, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से नारा लगाओ, श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह जी। आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव बेहद करीब है। उधर छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। 13 दिसंबर 2023 को विष्णुदेव साय ने सीएम पद की शपथ ली थी। इन 100 दिनों में क्या क्या बदलाव हुए, सरकार की क्या उपलब्धियां रहीं, इस रिपोर्ट से जानिए। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं। छत्तीसगढ़ में सुशासन के 100 दिन पूरे।
100 दिन में जो वादे किए वो पूरे हुए। छत्तीसगढ़ में तरक्की समृद्धि के नए आयाम। आदिवासी, गरीब, महिला, किसान सब पर ध्यान। चाहूं और फैली समृद्धि और खुशहाली। लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप की तैयारी। सभी 11 सीटों पर दंगल के लिए योद्धा तैयार। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में धमाकेदार जीत के बाद बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पोस्ट के जरिए सरकार की उपलब्धियों को साझा किया। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा, 100 दिनों में पूरी की सभी प्रमुख गारंटी। चाहूं और फैली समृद्धि और खुशहाली। मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सभी को यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारी सरकार ने सुशासन के 100 दिन पूरे कर लिए। इन 100 दिनों में हमने चुनाव के पहले जो प्रमुख गारंटी जनता को दी थी, उसे सरकार बनने के बाद तत्काल अमल पर लाना शुरू किया और सर्वप्रथम प्रदेश के 18 लाख परिवारों के लिए पीएम आवास की राशि जारी करते हुए गांव, गरीब, मजदूर, किसान, महिला, आदिवासी, कर्मचारी सबका ध्यान रखा और सबकी उम्मीदों का मान रखते हुए प्रमुख गारंटियों को पूरा किया। साथियों, ये तो बस शुरुआत है सुशासन की। आगे भी हम प्रदेश को सुशासन के रास्ते पर चलकर विकसित बनाएंगे, तरक्की और समृद्धि के नए आयाम गढ़ेंगे। 3 करोड़ प्रदेशवासियों के लिए दिन रात काम करेगी हमारी सरकार। आप सभी को मेरा जोहार, जय छत्तीसगढ़ महतारी। सरकार बनने के बाद इन 100 दिनों में बीजेपी ने कई काम किए। छत्तीसगढ़ में महिलाओं, किसानों, गरीबों और आदिवासियों पर सरकार का विशेष ध्यान रहा। 17,12,000 से ज्यादा माता बहनों के खाते में 655 करोड़ रुपया से ज्यादा एक महीने का एक किस्त भेजने का काम कर चुके हैं। आने वाले समय में प्रति महीना उनके खाते में 1,000 रुपया के हिसाब से जाएगा। सीएम साय के मुताबिक प्रदेश की जनता सरकार के कामकाज से बेहद खुश है। आइए सरकार के 100 दिन की उपलब्धियों पर एक नजर डालते हैं। छत्तीसगढ़ के 18 लाख परिवारों को आवास मिला। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए फ्री रेत उपलब्ध कराने का फैसला। महतारी वंदन योजना में 70 लाख महिलाओं के खाते में 655 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। बीजेपी सरकार ने 2 साल के धान का बोनस 25 दिसंबर को 3716 करोड़ रुपए किसानों को दिए। कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों के समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान में 19,257 रुपए प्रति एकड़ सहायता राशि देने की शुरुआत। 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी का वादा निभाते हुए 24,70,000 से अधिक किसानों को 13,320 करोड़ रुपए का एक मुश्त भुगतान। तेंदुपत्ता संग्राहकों के पारिश्रमिक दर को 4,000 रुपए प्रति मानक से बढ़ाकर 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा दिए जाने की शुरुआत। तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों के लिए चरण पादुका योजना फिर से शुरू की जाएगी। साल 2023-24 के अनुपूरक बजट में 3,799 करोड़ रुपए और साल 2024-25 के बजट में 8,369 करोड़ रुपए, इस प्रकार कुल 12,168 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में 18 लाख परिवारों के लिए आवास उपलब्ध कराया। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के आवास निर्माण के लिए फ्री रेट में उपलब्ध कराने का फैसला भी सरकार ने किया। वहीं सीएम साय अपने आधिकारिक निवास में वादे के अनुसार बाद में गए। पहले उन्होंने वादों को साल 2023-24 के अनुपूरक बजट में 3,799 करोड़ रुपए और साल 2024-25 के बजट में 8,369 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर आपको दे दें, मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ हाई कोर्ट में दाखिल की गई पीआईएल को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने पीआईएल खारिज की है। सीएम पद से हटाने की अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका खारिज की है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इसमें न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है, यह राजनीतिक मामला है, हम न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते। आपको बता दें, मुख्यमंत्री केजरीवाल ईडी की रिमांड पर हैं।
ईडी की गिरफ्त में हुए हैं। आज उन्हें कोर्ट में भी पेश किया जाना है और इससे पहले उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की जो याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी उसे अब हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया, यह राजनीतिक मामला है, हम न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते हैं।